अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। नाज़रीन, पाकिस्तान में माशी, सियासी और आइनी बहरान दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। एक मसला सर उठाता है और दूसरा जो है कि उससे बड़ा बहरान जन्म ले लेता है। पाकिस्तान में मसाइल को हल करने की भी जो कोशिशें की जा रही हैं, उनके नतीजे में नए बहरान पैदा हो रहे हैं। माशी सूरत हाल इस किस्म की है, दहशत गर्दी के हालात जो हैं कि वो भी हमारे सामने है। दासू से लेके जीबी से लेके पाकिस्तान तुर्बत गवादर तक जो है कि मामलात सारे सामने हैं। पाकिस्तान में 3 बड़े प्रोजेक्ट जिनके ऊपर चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे थे, उन पे काम फ़िलहाल रोका गया है। उसमें धासू का है, तरबेला का पावर प्रोजेक्ट भी है, और दयामेर भाषा डैम के ऊपर जो तोसी काम चल रहा था उसके ऊपर भी इस वक्त जो है काम रोका गया है। दूसरी तरफ हुकूमत कुछ फैसले इस नोयत के कर रही है कि जिनसे गैर यकीनी सूरत हाल और बैड गवर्नेंस की मिसालें जो हैं कि वो कायम हो रही हैं। जो CCI है, मुश्तरका मफादात कौंसल, उसका काम सूबों के अंदर मसाइल को हल करना, और सबसे बड़ा मसला जो है NFC और वसाइल की तकसीम का होता है, और इसमें वज़ीर ख़जाना ही नहीं रखे गए, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा को इसमें शामिल किया गया। और जबकि जो ECL की कमेटी या होती है उसमें सबसे ज़्यादा काम वजारत दाखिला का होता है, और उसमें वज़ीर दाखिला ही शामिल नहीं है। और फिर सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस के साथ साथ जो जुडिशल सिस्टम है, निज़ाम अदल, निज़ाम इंसाफ है, उसके ऊपर बड़े सवालात हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने रिसेंटली 6 जजेस ने जो ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उसके नतीजे में जिस तर्ज के ऊपर उसको हैंडल किया गया, और अब एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन जो है वो कल कायम होने जा रहा है। कैबिनेट की मीटिंग में उसकी अप्रूवल ली जाएगी। इससे क्या ये सारे मसाइल और निज़ाम अदल के ऊपर जो उठने वाले सवालात हैं वो हल होंगे, या मसाइल ज़्यादा गंभीर होंगे? ये वो सारे मामलात हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे, और प्रोग्राम की हिस्से में कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब, कानूनदान हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी वाबस्ता है। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। एक तरफ ये कौमी मामलात हैं, और दूसरी तरफ आपकी जमात जो सबसे बड़ी जमात है, और जिस पे सबसे ज़्यादा आवाम जो है कि वोट भी उसी को दिया था, और NSR भी उस पर कर रहे हैं कि शायद वो इस किस्म का कोई मोमेंटम बनाएगी कि वो प्रेशर क्रिएट कर सके उन तमाम क्वार्टर्स के ऊपर इन मामलात को ठीक करने के लिए। वो प्रेशर शायद नज़र नहीं आ रहा ग्राउंड्स के ऊपर, और बहुत से लोग आपके अपनी जमात के भी, आपके अपने कारकुन भी इसके ऊपर जो है कि बरसरे आम जो है कि वो गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ शायद वो अभी तक स्ट्रेटजी नहीं बना सकी जो 8 फरवरी से लेके अभी तक बनानी चाहिए थी, और उसके ऊपर अमल शुरू हो जाना चाहिए था। देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है वो एक्सपेक्टेशंस शायद उनकी वो पूरी ना उतरी हो हमारी लीडरशिप, लेकिन एक बात तो तय है कि आज पूरी आवाम, पूरी कौम इमरान खान और उनके BN और उनकी पार्टी के साथ खड़ी है, और लोगों ने 8 फरवरी को फैसला दे दिया। बशमूल मेरी ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ आपका दफ्तर है, ये सारे बल्कि 100% मीडिया हाउसेज जहाँ हैं, इंटरनेशनल मीडिया पूरा सब ने देखा कि 1,05,000 वोट लेके मैं जीता हूँ, 50,000 से कम जिसने वोट लिए उसको उठा के जिता दिया गया। ये तो है हमारे पूरे पाकिस्तान का ये जो हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने और कठपुतलियों को मुसल्लत करने का तरीका है वारदात। और जहाँ तक आप जो आज जो पिछले 3 दिनों से चल रहा है, वो तो उसने सोने पे सुहागा कर दिया। यानी जिन लोगों ने इस मुल्क के बच्चों को पढ़ाना था, इस मुहब्बे वतन मुख्तदर तबकों ने और हल्कों ने और इदारों ने, उन्होंने उठा करके वोट चोरी शुरू कर दिए। और सबसे बढ़कर ये कि अपने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे हमला कर दिया, जिसके ऊपर तहकीकात बहरहाल सिटिंग जजेस से करानी चाहिए थी। जो एलामिया जारी हुआ या जो फुल कोर्ट का मिनट्स हैं, वो भी अभी सामने तो नहीं आए, लेकिन एलामिया ज़रूर जारी हुआ है। जो कमीशन बना है एक रिटायर्ड जज का, मुझे बताएं सिटिंग जजेस की फैमिलीज को या उनको तो तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। एक रिटायर्ड जज को क्या तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा? फिर एग्जीक्यूटिव के जरिए बनने वाले कमीशन किसको रिपोर्ट करेगा? वो उसी एग्जीक्यूटिव को करेगा जो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा कहता है। जिनके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, वो अगर शहबाज शरीफ ने, जो कि फॉर्म 45 की पैदावार है, कठपुतली है जिसको हम तस्लीम नहीं करते, वो अगर उठ के इसका फैसला करेगा कि ये रिपोर्ट पब्लिश भी करनी है या नहीं करनी, तो क्या फिर उनको इंसाफ मिलेगा? देखें, ये मुनसिफ जिन्होंने लोगों के 25 करोड़ आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनके अपने हुकूक महफूज नहीं है।
तो मुझे बताएं कि ये क्या कोई मुल्क मुझे बता दें तरक्की कर सकता है, वहाँ माशी इस्तेहकाम आ सकता है, क्या पॉलिटिकल इस्तेहकाम आ सकता है? नहीं आ सकता। ये सारे इदारे एक शख्स की दुश्मनी, इमरान खान की दुश्मनी में लगे हुए हैं, पूरे मुल्क के इकाइयों को कमज़ोर कर रहे हैं, मुल्क के निज़ाम इंसाफ को कमज़ोर कर रहे हैं, कानून की बालातरी की बजाय, कानून की बालादस्ती की बजाय कानून की पामाली हर जगह होती हुई नज़र आ रही है। आइन को पाँव तले रौंदा जा रहा है और जमहूरियत तो तमाशा बना के रख दिया गया है। अगर ये इस तरीके से चलेंगे तो मुल्क नहीं चल सकता। 25 करोड़ अवाम जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे पास यूथ है, वो इनके ऊपर अब इदारे डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, इन पर एतमाद नहीं करते। हमारा ओवरसीज़ इनके ऊपर एतमाद नहीं करता, क्योंकि वो हमारे रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत की। जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं लाएगा, आप इस मुल्क को इस तरीके से नहीं चला सकते। ये सारी चीज़ें होते शुएब हुए साहब, ये पाकिस्तान की तहकीकाती कमीशन हो या अदालती कमीशन हो, एक तारीख भरी हुई है पाकिस्तान की। हमूदुर रहमान कमीशन से हम शुरू करें, उसके बाद कई कमीशन आए। अभी रिसेंटली एबटाबाद कमीशन भी था, फिर अब जर्नलिस्टों के हामिद मीर कमीशन या सलीम शहजाद कमीशन, बहुत से कमीशन हमारे सामने हैं। फिर असगर खान केस जो है वो भी सामने है। सर्विंग जजेस के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल जो कमीशन है, उनकी रिकमेंडेशंस, उनकी कंक्लूजन और उनके अदालती फैसले मौजूद हैं। अगर उनके ऊपर भी अमल नहीं होता तो फिर आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि जजेस के ख़त के ऊपर ये तहकीकाती कमीशन, चाहे वो सर्विंग जजेस का भी हो, वो कितना फ्रूटफुल होगा, नंबर वन। और नंबर टू, जो उस खत के अंदर प्रेयर की गई है वो तो जुडिशल कन्वेंशन की गई थी कि चारों सूबों की हाई कोर्ट्स के जजेस को बुलाया जाए और उधर देखा जाए कि उन हाई कोर्ट्स में भी क्या ऐसे मामलात हैं और फिर कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। उस तरफ तो शायद कोई भी नहीं किया। यही तो इम्पोर्टेंट बात है। यही तो हम ये कहते हैं कि फुल कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट इन केसेस को सुने, इनकी सारी एविडेंसेस लाएं, उनको कटहरे में लाया जाए जिनके खिलाफ ये विटनेसेस या कंप्लेंट्स आई हैं, और उस पे बाकी जो अदालतें हैं, जो हमारी इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी है, लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलुचिस्तान हाई कोर्ट है, वहाँ वहाँ जो वाकयात हुए हैं उन सबको सुना जाए, हर एक का इंटरव्यू किया जाए, जिस जिसके पास जो एविडेंस है वो सामने लाई जाए, ताकि फ्यूचर में ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक आइन की बालादस्ती के लिए उस पर काम किया जाए। और अगर ये नहीं होगा तो फिर ना तो आपका इंसाफ का निज़ाम कायम हो सकेगा, ना आइन की बालादस्ती होगी, ना कानून की हुक्मरानी होगी। तो मैं कहता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी ज्यादती की है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, बजाय उसको फुल कोर्ट में लगाने के और इसको 184(3) की प्रोसीडिंग्स करने की बजाय या कन्वेंशन करने की बजाय, उन्होंने जिस अंदाज से इसको हशप करने के लिए उसी कठपुतलियों के हवाले कर दिया इस मसले को, वो तो कभी सामने नहीं लाएगा। और देखें, दो मिसालें मौजूद हैं। ये मेमो गेट की जुडिशल कमीशन बना था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। दूसरा जुडिशल कमीशन जो बना था, आपको याद होगा, कोयटा में जो वकला शहीद हुए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, और दोनों की सरबराही इसने काजी फायसा ने की थी। और तीसरा आपको पता है, ऑडियो लीक्स के हवाले से जो पिछले साल कमीशन बना था, उसकी भी सरबराही काजी फायसा साहब, यानी सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और दो साबिक जस्टिस, मौजूदा जस्टिस, सॉरी साबिक नहीं, उनको साथ शामिल किया गया था। मगर ये तो मैटर फुल कोर्ट का बनता है। 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, यानी 90% ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक लिख के दे चुकी है आपको, और आप उसको उठा करके किसी रिटायर्ड जज के हवाले कर रहे हैं। ये तो इस इशू को दबाने के मुतरादिफ है, इसको हशअप करने का मुतरादिफ है, इस पे मट्टी डालने का मुतरादिफ है। मट्टी पाव वाली कहानी शुरू होने अच्छा, वाली ये है। ऐसा क्या होगा बहुत मुमकिन, ज्यादा बाज़ जुल्म है। लोग, शुएब साहब, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि क्योंकि ये कमीशन का जो क़याम होगा, ये तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है उसके तहत होगा, लेकिन जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होती है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। तो क्या एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के नतीजे में कायम कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस को समन कर सकेगा? उसके अंदर अगर वो बयानात आते हैं तो उसके ऊपर जिरा भी हो सकती है, उसके ऊपर काउंटर चीज़ें भी हो सकती हैं। तो क्या जजेस उसमें पाबंद होंगे पेश होने के? अगर वो पेश नहीं होते तो फिर ये इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा कमीशन? जी देखें, बड़ी अहम बात आपने की है। यही तो मैं कहने लगा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो सुपीरियर जुडिशरी के जो जजेस हैं, उनको इम्यूनिटी हासिल है। वो इस तरह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के कॉन्सेप्ट के तहत उनको सिविल, वो जो दूसरे कमीशन होते हैं जो एग्जीक्यूटिव साइड के बनते हैं, उनके पास सिविल जज की पावर्स होती हैं। तो सिविल जज की पावर्स वाले
जो जज है, जो कमीशन है, वो हाई कोर्ट के जजेस को किस तरह तलब करेगा और किस तरह उनको बुलाएगा और किस तरह उनकी स्टेटमेंट लेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट अगर करेगी, सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में होगा, तो उनके पास एक चीज, उसका इम्पैक्ट भी आएगा और उस जजमेंट को या उस फाइंडिंग्स को, उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने। सिर्फ गलती नहीं की, ये जानबूझ के इसको इस इशू को कमजोर करने की कोशिश की है। शुएब साहब, एक और जो बड़ा अहम आप पे या आपकी जमात पे कह लें, आपका लीगल जो हिस्सा है पार्टी का बड़ा मजबूत है। आलमोस्ट आपकी सारी पार्टी इस वक्त लीगल फ्रेटर्निटी के हाथों में ही है। बैरिस्टर गौर साहब हों, आप हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, लतीफ़ खोसा, हामिद खान, बड़े नाम हैं ये। लेकिन लीगल फोरम के ऊपर दो बड़ी चीज़ें ऐसी थीं जिनके ऊपर आप अपना केस बड़ा बिल्ड कर सकते थे। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान, और उसको 1.5 महीना हो गया, वो खुद लापता है। अभी किसी को नहीं मालूम वो किधर है, किस हालत में है, अरेस्ट है, नहीं अरेस्ट है, कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है। और दूसरा ये मामला जो जजेस के ख़त का था, आपका जो इंसाफ लायर फोरम है या आपकी जो लीगल फ्रेटर्निटी है, वो अभी कोई एक्टिव नज़र नहीं आ रही। आप समझते हैं कि ऐसे कोई ऑप्शन आपके पास हैं इन दोनों मामलात को लेकर के लीगल फोरम को यूज़ करके इसको हाईलाइट भी करें और इसको किसी मंतकी अंजाम की तरफ भी लेके जाएं? देखें, लियाकत चट्टा के हवाले से तो कल इमरान खान साहब के साथ भी मीटिंग हुई। उन हवाले उनसे उनके साथ जो डिस्कशन के नतीजे में बात आई और हमने मीडिया से भी की। देखें, विसल ब्लोअर जो होता है उसको प्रोटेक्शन हासिल होती है। उसने अगर सच बोला है और इनकी सारी खराबियां दूर की हैं, उसको तो सबसे पहले प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी। यह दुनिया का कानून भी है और पाकिस्तान का कानून भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म किया है कि जिस बंदे ने सच बोला है उसको उठा के ले गए और अभी तक उसका अता पता कोई पता नहीं है, किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। और एक स्टेटमेंट सिर्फ शो कर दी गई है, वो उसने स्टेटमेंट भी खुद अपनी जबानी नहीं बयान की कि उसकी सिर्फ पेश कर दी गई है कि जी उसने ये कहा है। दूसरी बात, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम क्या करने लगे हैं, हम सबसे पहली बात तो यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की पिटीशन फाइल करने लगे हैं। और दूसरी बात, हम इसको भरपूर एहतजाज करने लगे हैं और पूरे पाकिस्तान में हमने लीगल फ्रेटर्निटी को भी मोबिलाइज कर दिया है और उनकी तरफ से भी इंशाल्लाह डेली बेसिस पे या दूसरे तीसरे दिन हमारा एक प्रोटेस्ट भी होगा और उसके अंदर हम एक भरपूर एहतजाज का तरीकाकार भी रखते हैं। और संडे वाले दिन परसों इंशाल्लाह पेशावर में सबसे बड़ी रैली होगी। इस हवाले से हम अपनी सारी स्ट्रेटजी बना रहे हैं और इंशाल्लाह हम भरपूर कुव्वत के साथ, भरपूर लीगल फाइट के साथ हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी पार्टी के अंदर जो है डिफरेंट स्टेटमेंट, डिफरेंट बयानिए जो है कि वो सामने आ रहे होते हैं जो एक दूसरे मुतजाद होते हैं। और दूसरा ये है कि अभी समझ में आता है कि केपी आपका फोकस ज़्यादा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट आपकी शायद मुश्किलात नहीं होंगी, लेकिन जब तक पंजाब के अंदर कोई तहरीक पैदा ना हो, मामलात पंजाब के अंदर जो है कि ज़रा हल्ला गुल्ला ना हो, उस वक्त तक बात आगे बढ़ती नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है। तो आप केपी से पंजाब की तरफ रुख कब करेंगे या केपी से इस्लामाबाद की तरफ रुख करना है आपने? हमने फैसला कर लिया है, इस्लामाबाद में भी हम प्रोग्राम करने लगे हैं और इंशाल्लाह पिंडी में भी करने लगे हैं और पूरे पंजाब में भी करेंगे और सिंध में भी करने लगे हैं हम, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए हमने स्ट्रेटजीज कर बना ली हैं, वो इंशाल्लाह करीब आपको हम बता देंगे और भेज भी देंगे। और बिल्कुल हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ राय नहीं है और अगर कोई इख्तलाफ पार्टी पॉलिसी से करता है तो इसका मतलब है वो पार्टी के साथ लॉयल नहीं है। आपकी ये स्ट्रेटजी कब तक अनाउंस हो जाएगी? ये मेरा ख्याल है कि आज एक दो दिन में, चलो, एक दो दिन में। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब हमारे साथ बातचीत कर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो नाज़रीन इन्हीं मौज़ूआत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान एक तरफ सियासी माशी गंभीर हालात से दो चार है और दूसरा आए रोज़ पाकिस्तान को कोई ना कोई आइनी मामलात भी दरपेश रहते हैं।
पाकिस्तान में अगर हम अदालती कमीशंस और उनकी रिपोर्ट्स की एक फहरिस्त मुरतब करें तो पूरी एक किताब बनती है उस पर, और ऐसे ऐसे मामलात के ऊपर कि पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, उसके ऊपर भी अदालती कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट भी आई और फिर कई दिहाइयों तक वो खुफिया रही, और फिर उसमें से बहुत से कंटेंट कहा जाता है कि चोरी भी हुए, लेकिन फिर पब्लिक भी हुई, लेकिन उस पर अमल क्या हुआ उसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा दुनिया का मतलूब जो शख्स था वो पाकिस्तान से बरामद हुआ, और एक गैर मुल्की अफवाज पाकिस्तान की सरजमीन पर आई, उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन किया और एक अदालती तहकीकाती कमीशन कायम हुआ, और फिर उसकी रिपोर्ट भी, उस पर क्या अमल हुआ, रिपोर्ट कैसी बनी और क्या हुआ, वो भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। तो ये इस किस्म के मामलात एक बड़ी तवील फहरिस्त है, लेकिन अभी जो अदलिया के ऊपर एक हमला कहें इसको या जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें, जजेस ने तो ये कहा है कि उनकी फैमिलीज़ को अगवा किया जा रहा है, उनके घरों के अंदर खुफिया कैमरे लगाए जा रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं फ़ैसले अपने मर्ज़ी के लेने के लिए। और अगर ये फ़ैसले मर्ज़ी के लेने के हवाला देखा जाए तो इसमें एक असगर खान केस बड़ा अहम था 1990 के इलेक्शन में, किस अंदाज के अंदर उन्हीं इदारों ने जिनके ऊपर आज एतराज़ किया जा रहा है कि यह सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाते हैं, उस वक़्त भी एयर मार्शल असगर ख़ान ने यह केस किया था 1996 में 1990 के इलेक्शन के तनाजुर में। और फिर 16 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उस वक़्त के सदर पाकिस्तान, उस वक़्त के आर्मी चीफ और उस वक़्त के ISI चीफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की और अपनी जो जिम्मेदारियां थी प्रोफेशनल उनसे बाहर जाकर सियासी मुदाखलत की और आइन को गलत इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर क्या हुआ वो भी सबको पता है। तो ऐसे हालात में ये जो हुकूमत अदालती कमीशन, अदालती भी नहीं कहा जा सकता, रिटायर्ड जज की सरबराही भी नहीं कहा जा सकता, शायद यक रुकनी ये कमीशन होगा जो अभी तक इतलात आ रही हैं, तो वो कितना पावरफुल होगा, उसके जो लीगल पावर्स होती हैं, कहा जाता है कि सिविल जज के इख्तियार होते हैं उसके पास, तो अगर जिसके पास सिविल जज के इख्तियार हैं वो हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत के अजाले के लिए जो है कि वो क्या करेगा, क्या इनको समन कर सकता है, नहीं कर सकता। और बहुत से ऐसे सवालात हैं और बहुत से ऐसी अदालती कमीशंस और उनकी सिफारशात की भरमार है कि अगर हम उनको बयान करते चले जाएँ तो शायद पूरा दिन गुजर जाए। उनकी मौजूदगी में इस कमीशन की अहमियत और इन हालात में क्या ये वाहिद यही हल था या कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि निज़ाम इंसाफ और अदलिया को बचाना जो है कि वो सबकी बुनियादी जिम्मेदारी है, होनी भी चाहिए। इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। रियासत अली आज़ाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और हाफिज़ एहसान खोखर साहब वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो सीनियर कानूनदान हैं। आज़ाद साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। ये जो इतनी बड़ी हिस्ट्री सामने रख रहे हैं, बुनियादी सवाल ये है कि ये कमीशन जो है डेफिनेटली जो पार्लियामेंट का पास किया गया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, जो कमीशन के हवाले से अदालती जुडिशल कमीशन कायम होते हैं उस हवाले से, जिसमें शायद सिविल जज की पावर होती है इनके पास। तो ये हाई कोर्ट के जजेस के मामले में एक रिटायर्ड जज जो हाई कोर्ट के सर्विंग जज या सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज जिस चीज़ के ऊपर जो है कि कोई अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे, तो रिटायर्ड जज कितना बाइख्तियार होगा कि ये सारा कुछ इस कमीशन पे बना के सिफारशात ला के ज़िम्मेदारी भी तयन कर देगा और उस पर अमल भी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये ख़त चूँकि एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर ये 6 जजेस का लिख देना कि किसी इदारे का कि वो इंटरफेरेंस है, ट्रांसग्रेशन है इनटू दी अफेयर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सेंसिटिव है और इसको बड़ा सोच समझ के और बड़ा केयरफुली लेके चलने की ज़रूरत है। और इसी हवाले से जो जजेस साहबान उन्होंने ख़त जो लिखा है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा। इसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 5 के तहत प्रोसीड करती है, वो तो सिर्फ जजेस साहबान जो हाई कोर्ट के हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके कंडक्ट, उनके मिसकंडक्ट और उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी फ़िज़िकल मेंटल कैपेसिटी है कि जी एज अ जज वो अपनी ड्यूटी कैसे डिस्चार्ज कर सकते नहीं कर सकते, सिर्फ उसको गवर्न करता है। लेकिन इसके साथ जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जब बहाली हुई तो उसके बाद चूँकि 209 के तहत जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बनाती है, चूँकि इस पर कोई लॉ नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे, इसलिए ये ख़त डेडिकेट किया गया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कि हमें रहनुमाई दी जाए, हमें
यानी जजेस साहबान ने गाइडेंस सीख की है फ्राम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कि हमें बताया जाए कि ये हालात हैं, ये बिल्कुल गैर मामूली हालात हैं, इन हालात में हम क्या करें। मेरी इसमें ज़ाती राय थी कि अगर ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हमारी अपेक्स कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस को लिखा जाता तो शायद इसका वाइडर सेंस में इसका स्कोप ज़्यादा होता और आर्टिकल 184(3) के तहत भी इसको जुडिशल साइड पे देखा जा सकता था। अब चूंकि हुकूमत ने कमीशन का ऐलान कर दिया है और जो एक एग्रीव्ड पार्टी है जिसमें 6 जजेज हैं ऑनरेबल हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने बड़ी दलेरी और बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया और आखिर देर आए दुरुस्त आए उन्होंने ये ख़त लिखा है। हम चूँकि बिलीव करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में, तो इसलिए हमने अपना मौक़िफ़ भी यही दिया कि हम आज़ाद अदलिया चाहते हैं और आज़ाद अदलिया के रास्ते में अगर कोई चीज़ रुकावट है तो हम अदलिया की पुश्त पे खड़े। अब कमीशन बन गया, कमीशन चूँकि आपको पता है वो इंक्वायरी एक्ट और जो जुडिशल कमीशन 2017 है शायद, उसके अंडर ये बनता है। अब जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया उसका काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। दोनों पार्टियों की तरफ से ये सुना जाएगा, एविडेंस कलेक्ट की जाएगी और उसके बाद अगर ये एलिगेशन जो लगाए गए हैं ये सीरियस इन नेचर हैं, अगर ये प्रूव हो जाते हैं तो अदर साइड के लिए कॉन्सिक्वेंसेस बड़े स्वेर हो सकते हैं और अगर ये साबित नहीं होते तो फिर मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान के लिए ये बड़े क्रूशल सूरत हाल बन जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जजेस साहबान ने अगर ये ख़त लिखा है तो मे बी उनके पास एविडेंस है तो उन्होंने ये स्टेप लिया है। चूँकि ये मैटर 2023 से चला आ रहा था, एक ख़त उस वक्त लिखा गया, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया और अल्टीमेटली ये जो मार्च के अंदर लास्ट खत है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है। अब डिपेंड करता है कि इस जुडिशल कमीशन पे जो जजेस साहबान है, जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये अपने उस प्रेस रिलीज़ में हमने देखा और पढ़ा है कि जी हमने जजेस को इन पर्सन पे सुना है, तो मुमकिन है अभी भी वो उनको सुने। अगर वो सेटिस्फाई है तो हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है और वो कहते हैं कि जी इसे जुडिशल साइड पे देखा जाए या जो सर्विंग जजेस साहबान है या फुल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको देखे तो फिर उसके मुताबिक हम अगला दो चीज़ें बड़ी हैं। मैं खोखर साहब आता हूँ, एक तो इस कमीशन को जब कायम होगा तो इसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने आएंगे तो फिर सामने पता चल जाएगा कि हुकूमत की नीयत क्या है, काम करवाना क्या चाहते हैं उस कमीशन से, नंबर 1। नंबर 2 के जो एग्रीव्ड पार्टी है ख़त लिखने वाली, जो अभी रियासत आज़ाद साहब ने भी कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। अब जो ख़त लिखा गया वो चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों डेजिग्नेशन एड्रेस किए गए हैं। अब उसके अंदर 2 प्रेयर्स गए गए। एक ये उन्होंने कहा जी कि हमारे इस्लामाबाद में तो ये मामला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर भी, ज़रा बाकी जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं, बाकी चारों हाई कोर्ट से भी ज़रा पूछ लें क्या वहाँ पर भी ऐसे हालात हैं या वहाँ पे ऐसे हालात नहीं हैं, और मुमकिन है कि वहाँ से भी कुछ ऐसी चीज़ें आएँ तो ताकि सब जगहों पे सब पॉकेट से पता चल जाए कि हो क्या रहा है पूरे मुल्क के अंदर निज़ाम अदल के साथ। वो जब तय हो जाए तो फिर आप कोड ऑफ कंडक्ट या जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर आ जाएं कि अब मैकेनिज्म क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। अब ये कमीशन टीओआर सामने आएंगे तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं, लेकिन ये दोनों चीज़ें तो अभी भी अपनी जगह पे सवालिया निशान है कि अच्छा क्या बाकी जगहों पे भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, नंबर 1। और नंबर 2 कि इसको एड्रेस करना कैसे है, तो ये क्या अब वो कमीशन तय करेगा या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब आपका शुक्रिया है कि आपने मौका दिया। ये जितनी भी हमने बातें की हैं या जो बातें जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप कर रहे हैं, ये उस वक़्त तक बातें ठीक थी कि जिस वक़्त तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है उसने कोई डिसीजन नहीं लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं या जो फैक्ट्स लाए गए हैं लेटर के अंदर वो अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। और कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि एक हाई कोर्ट के तकरीबन 75% जजेस जो हैं वो सीरियस एलिगेशंस लगाते हैं और उसके अंदर सर्टन फैक्ट्स की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन साथ ही उन सर्टन फैक्ट्स को जब जिस फोरम के अंदर लेके जाते हैं तो वो यूनानिमस सब एक उसके राय ये है कि आर्टिकल 209 के नीचे जो है ये मामला इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता, इसके लिए आपको कोई और ही फोरम चाहिए था। और मेरा ख्याल ये है कि इसी चीज़ को अगर आप जो कल प्रेस रिलीज़ आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो उन सारे इश्यूज़ को एड्रेस उन्होंने उसके अंदर किया है कि हमने इन जजेस को भी बुलाया, इन्हें सुना भी है, हमने फुल कोर्ट की मीटिंग भी की है
उस मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान से जो मीटिंग का एक प्रपोज़ल था उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई है। प्राइम मिनिस्टर के बाद वापस वो गए अपने फुल कोर्ट के अंदर और फुल कोर्ट की एंडोर्समेंट जो है इन सारी चीज़ों पे आई। अब खाली सिर्फ एक यही कह देना कि जी फेडरल गवर्नमेंट कर रही है तो बिल्कुल ये नामुनासिब बात है। फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही और फेडरल गवर्नमेंट को करना भी नहीं चाहिए था, चूँकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, बड़ा हाईली सेंसिटिव मामला है और इसका रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी ने ही करना है। अब पाकिस्तान की जुडिशरी ने जो उसका रिजॉल्व निकाला है कि इसको पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के नीचे लाया जाए, अब उसके अंदर भी जो आगे दो चीज़ें आएंगी वो दोनों चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्करेंस से आएंगी, चाहे उसके TORs का मामला हो, चाहे उसके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट का मामला हो, और तीसरा उसके अंदर जो मामला जो इम्पोर्टेंटली आपने कहा है कि क्या उस कमीशन के पास एम्पावर्ड है, तो 2017 का जो लॉ है उसको 1956 के कानून से बहुत बेहतर कर दिया गया है। किसी भी कोर्ट या अदालत को जब आप इख्तियार देते हैं तो उसके अंदर सिविल कोड के इख्तियार देते हैं और सिविल कोड एक बहुत बड़ा कोडिफाइड लॉ है कि उसके अंदर आप हर वो काम कर सकते हैं जो जस्ट डिसीजन के लिए आपको रिक्वायर्ड है। अगर हम हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी सिविल कोर्ट के पास जो है, ये सिविल कोड का मतलब ये है आपका सिविल प्रोसीजर कोड उसके अंदर आता है। अब दूसरा उस चीज़ के अंदर है जो इम्पोर्टेंट, एक सवाल ये भी आता है ना कि सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। देखें वो ये है कि सिविल कोड का मतलब ये है कि सिविल प्रोसीजर कोड को अप्लाई किया जा रहा है। दूसरा ये है कि इस कमीशन के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी पास हैं जो हाई कोर्ट के जज की पार हैं। इसी लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है, इसी लॉ के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो किसी भी अटेंडेंस को इन्फोर्स कर सकते हैं। इसी लॉ के अंदर भी लिखा हुआ है कि वो अपनी TORs के मुताबिक रिकमेंडेशंस भी कर सकते हैं। बात इसलिए हो रही है इस चीज़ के अंदर चूँकि पाकिस्तान के अंदर कमीशन की एक हिस्ट्री जो है वो इतनी ब्राइट नहीं है कि जिसके अंदर हम प्राइड ले सकें कि जी कमीशन बनते हैं, लेकिन ये चूँकि एक सेंसिटिव एरिया है और ये कभी इस तरह नहीं हुआ कि इस तरह के मामलात आए और 2 दफ़ा कंसेक्टिवली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट के अंदर बैठी है। अब जो चीज़ ये है कि अब हम इससे आगे जाना चाहिए और आगे इसके अंदर ये जाना चाहिए कि जो हुआ है उसको किस तरह रेक्टिफाई किया जाए। अगर उनमें सच्चाई आती है, उसके अंदर एविडेंस आती है, और अगर आइंदा इसको हमने कंट्रोल किस तरह करना, और ये भी कल की मीटिंग के अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन आपकी आई है, चाहे फैज़ाबाद धरने पे बात की गई है या चाहे इन आइंदा भी इन सिचुएशंस को कंट्रोल करने की बात की गई। लेकिन इंपॉर्टेंट खालिद साहब इसके अंदर जो सारी सिनेरियो को आप ये समझें तो उसके अंदर ये है कि हमारे इस सारा जो जुडिशल प्रोसेस है इसको ओवरऑल करने की ज़रूरत है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है उसको बेहतरी की गुंजाइश करने की ज़रूरत है। इसका जुडिशल सिस्टम फंक्शंस जो है दुनिया के अंदर आप हमारी रैंकिंग देख लें हम कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आते हैं। जरा मैं इसमें एक चीज़ और आज़ाद साहब ये पूछना चाहूँगा कि ये हम जब TORs की बात कर रहे हैं और ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, अभी शौकत सिद्दीकी साहब के केस के अंदर अभी रिसेंटली एक कमीशन बना था, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब की अदालत के हुक्म के ऊपर ही बना, और फिर ये चीज़ें सामने आई कि उस कमीशन में बार बार फैज़ हमीद साहब को तलब किया लेकिन वो नहीं आए, और फिर शायद उन्होंने तहरीरी एक जवाब भेज दिया, सवालात गए तहरीरी जवाब भेज दिया लेकिन वो उसमें पेश नहीं हुए, उसमें अगर जरा या कुछ सवाल जवाब होने चाहिए थे वो नहीं हो सके हैं। तो ये कमीशन क्या अब आप ये तो सर्विंग के ऊपर सारा मामला आ रहा है कि आपकी जो सर्विंग सरबराह है और इसमें उन खतूत के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रेफरेंस दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं DGC से मेरी बात हुई है, अब ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा हुआ है। अब ये क्वेश्चन पैदा किया जाता है क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं हाँ ऐसा हुआ, मैंने DGC ISI से बात भी किया और उन्होंने यकीन दहानी कराई आइंदा नहीं हुआ, लेकिन आइंदा फिर हो रहा है। तो क्या रिटायर्ड लोग जो हैं कि वो इसी अदालत के बनाए हुए कमीशन के सामने पेश नहीं होते, तो क्या अब एक रिटायर्ड जज के सामने जो है कि सर्विंग पेश होंगे और उसका फिर क्या मामला होगा, ये बड़ा सवाल है। इसमें खालिद भाई बहुत इम्पोर्टेंट एक इशू है कि जो कमीशन होगा उसके पास अख्तियार वही होंगे जो सर्विंग जज अगर कमीशन में बैठता है तो अख्तियारात में कोई कमी बेशी नहीं है, लेकिन जो लोग जो हमारे इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उन दोस्तों से जो हमारी मुशावरत हुई है या जो लोग कहते हैं वो ये समझते हैं कि अगर सर्विंग होता तो ये कंपैरेटिवली उस
कमीशन से ज़्यादा बेहतर और ट्रस्टवर्दी होता। हालांकि मैं समझता हूँ कि कमीशन है, उसके अंदर वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, अख्तियार वही जो इस एक्ट के तहत 2017 का है उसके तहत जो दिए गए हैं। और जैसे हाफिज साहब ने फरमाया है, जो CPC है उसके अंदर तमाम वो विटनेसेस को बुलवाने का प्रोसेस नहीं आता, कंपेल करने का प्रोसेस और उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग, एवरी जो लीगल रेमेडी है कमीशन वही अख्तियारात इस्तेमाल करेगा, चाहे वो सर्विंग है चाहे वो रिटायर्ड है। लेकिन जो एक्ट 2017 है उसके तहत वो सारे अख्तियारात उसके पास होंगे। हाँ, लोग ये कहते हैं और हम भी ये समझते थे कि शायद इसको जुडिशल साइड पे सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था। अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है खालिद भाई, वो ये है कि जो एग्रीव्ड जजेस साहबान हैं, अगर उनको पर्सनली इंटरव्यू किया जा चुका है बाय दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो अभी भी उनसे पूछा जाएगा कि वेदर दे आर सेटिस्फाइड आर नॉट, तो फिर देखा जाएगा कि जी वो क्या चाहते हैं कि इसको जुडिशल साइड पे देखना चाहिए या सर्विंग जजेस साहबान इसको कमीशन में बिठाने चाहिए, एक जज साहब को होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। चूंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव इन नेचर है ये मैटर जो है, ये मैंने जैसे शुरू में कहा, इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान की तारीख का, इवन दुनिया की जुडिशल हिस्ट्री उठा के देख लें तो आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती। शौकत सिद्दीकी साहब वाला जो केस था वो एक सिंगल जज का केस था, लेकिन वो भी इससे डिस्टिंग्विशेबल है। और उसकी रीजन ये थी कि सिद्दीकी साहब के खिलाफ 2 रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस वक्त पेंडिंग थे और उनमें प्रोसीडिंग गोइंग ऑन थी। और मेरा ख्याल है इनके खिलाफ जितने भी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ द रिकॉर्ड कोई रेफरेंस पेंडिंग नहीं, पहले जो पेंडिंग थे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने डिसमिस कर दिए। तो मैं समझता हूं कि सिद्दीकी साहब के केस से ये इंटायरली डिफरेंट है और मैं समझता हूं कि 1 साल ये भी जजेस साहबान इसलिए ये शायद सोचते रहे कि कोई बेहतर और कोई बेहतर अच्छे हालात से मामला चल रहा था, इसलिए हम इसको सिद्दीकी साहब ने करें। बाहर से खिताब में जाके सारे इल्जामात की नोयत को पब्लिक किया, लेकिन ये अपने फोरम इस्तेमाल करते रहे, चीफ जस्टिस को बार बार लिखते रहे। ब्रेक ले लेते हैं, यहीं से आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा थोड़ा सा कि अब रिफॉर्म्स के हवाले से क्या होना चाहिए। इससे पहले भी 3-4 ऐसे कमीशन बने थे जिसमें ऑलमोस्ट मीडिया और इंटेलिजेंस एजेंसीज का टकराव था और उसके अंदर शायद मैकेनिज्म भी बताया गया था कि क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए, इस किस्म के तसादुम से बचा जा सके। तो क्या वो मैकेनिज्म अगर अमल दरामद नहीं हो सका उन कमीशंस के फैसलों के बावजूद, तो अब क्या मैकेनिज्म होना चाहिए और इसको अदलिया का, एग्जेक्टिव का और इंटेलिजेंस एजेंसीज की क्या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम थोड़ा सा रिफॉर्म्स की तरफ देखेंगे कि ये सारे हालात जो इस नहेज पे पहुंच चुके हैं इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। खोकर साहब, आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि असगर खान केस पे अगर हमने अमल कर लिया होता और ज़िम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचा देते तो शायद सियासत में मुदाखलत का अमल जो है वो रुक चुका होता। और दूसरा 2 कमीशन का मैं हवाला दूँगा जो मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था, सलीम शहजाद का और हामिद मीर कमीशन जो था। सलीम शहजाद जो है वो 27 मई को लापता हुए थे और 30 मई को उनकी डेड बॉडी मिली थी एक नहर से। और ये उस पर जो कमीशन बना था साकिब निसार साहब की सरबराही में, आगा रफ़ीक साहब उसमें थे, 2 IGs थे और एक PFUJ के नुमाइंदे थे। उसमें एक मैकेनिज़्म बनाया गया था कि क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी इल्ज़ाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर था कि किस तरह से उस मैकेनिज़्म पर अमल किया जाए तो ये कम किए जा सकते हैं इस किस्म के वाक़यात। फिर हामिद मीर का वाक़या हुआ तो उसमें भी 3 सर्विंग जजेस थे, अनवर ज़हीर जमाली साहब, एजाज़ अफजल साहब और इकबाल हमीदुर रहमान साहब। और उसमें ये कहा गया कि सलीम शहजाद कमीशन में बनाए गए मैकेनिज़्म पर अमल किया गया होता, हुकूमत उन सिफारशात पर अमल करती तो ये हामिद मीर का वाक़या ना होता। तो चीज़ें तो सारी हमारे पास मौजूद हैं, कमीशन बने हैं, हालात की गहराई तक हम चले गए, आइडेंटिफाई भी कर लिया, उसका हल भी बता दिया,
लेकिन अभी भी प्रेस रिलीज अगर सुप्रीम कोर्ट का देखें उसमें लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम इंस्ट्रक्शंस भी देंगे उन एजेंसीज को कि ऐसा ना करें, और दूसरा हम इनिशिएट करेंगे लीगल प्रोसेस ताकि इसको आइंदा रोका जा सके। तो ये क्या इसमें देखिए जब फैज़ाबाद धरने की जजमेंट आई थी खालिद साहब, तो उस वक्त सर्टेन लेजिस्लेशन के बारे में जो आज के चीफ जस्टिस हैं वही इस जजमेंट के ऑथर थे, और ये भी एक सो मोटो केस था जिसके ऊपर उन्होंने जजमेंट दी थी। उसके अंदर भी सर्टेन आपने देखा होगा कि लेजिस्लेशन को प्रपोज किया गया था, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे रिव्यूज़ फाइल हुए और उन रिव्यूज़ को भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब टेकअप न किया, और अब ये चीफ जस्टिस आए तो उन्होंने टेकअप किया और ऑलमोस्ट सारे रिव्यूज़ जो थे वो विड्रॉ कर लिए गए, और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो बात हो रही। लेकिन जो दूसरे 3 कमीशंस का जिसका आपने जिक्र किया है, असगर खान वाला किया है, सलीम वाला किया है या हामिद मीर वाला किया है, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। इसके अंदर ये है कि बुनियादी तौर पे ये जो टारगेट है वो पाकिस्तान की अदलिया है, और पाकिस्तान की अदलिया के जो अहम तरीन इदारा है हाई कोर्ट, उनके जजेस ने एक रेफरेंस किया है और उस रेफरेंस के अंदर सर्टेन फैक्ट्स को लेके आए हैं, और इस लेवल पे जाके उसे डिस्कस किया गया है कि जिसके अंदर पाकिस्तान की सारी सुप्रीम कोर्ट जो है इन्वॉल्व आई है, और दो राय इसके अंदर कोई नहीं है। ना पाकिस्तान की बार एसोसिएशन ये चाहती हैं कि इसके अंदर कोई एक्सेप्टेबिलिटी है, ना फेडरल गवर्नमेंट का रिजॉल्व आया है, ना पाकिस्तान का चीफ जस्टिस और अदालत। और हमारे ये सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन ऑप्टिक्स को बेहतर रखा जा सके, चूँकि क्रेडिबल जस्टिस के लिए अगर ये चीज़ें सामने आएंगी तो हमारा तो आगे ही बहुत बुरा हाल हुआ इस सारे निज़ाम के अंदर। अब जो चीज़ है वो है मैकेनिज़्म, सिर्फ इस हद तक कि ये कमीशन काम किस तरह करेगा, और वो कमीशन भी है मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह ये 2-3 दिन की प्रोसीडिंग आपने देखा होगा कि जो इस लेटर में भी रिफ्लेक्ट हुआ कि चीफ जस्टिस साहब ने इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस भी सुने, चीफ जस्टिस साहब अपने ब्रदर जजेस से भी मिले, चीफ जस्टिस जो हैं बार एसोसिएशंस के, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट से भी मिले, चीफ जस्टिस जो हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर से भी मिले, फिर दोबारा अपने फुल कोर्ट के अंदर गए। तो इंटेंशन, ये सेंसिटिविटी जो है वो आपके सामने है। अब अगली उस चीज़ के अंदर ये है कि इसको कंट्रोल किस तरह किया जाए कि आइंदा भी इस तरह ना हो, और अगर ये हुआ है तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह शिफ्ट की जाए। अब मेरा ख्याल ये है कि हमें कंसंट्रेट इसके वे फॉरवर्ड पे जाना चाहिए। अभी जो बहस चल पड़ी है, अभी कमीशन बना भी नहीं है, और हमने अपनी उसके अंदर डिज़ायर को शामिल करना, जी सर्विंग होता तो बहुत बेहतर था, सर्विंग के अलावा है ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फुल कोर्ट बिठाती, ये सारा प्रेरोगेटिव जो था वो सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आर्टिकल 209 का मैंडेट नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली कंसिडर किया होगा कि अगर आर्टिकल 184(3) के अंदर हम जाते हैं तो उसके लिए फिर हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की सारी अप्लाई करेंगे, और इसके खिलाफ फिर कोर्ट ऑफ अपील भी है, इंट्रा कोर्ट अपील भी हो सकती है। फिर आपका जो इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग है आर्टिकल 184(3) का, उसके अंदर आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते कि दोनों पार्टीज के एलिगेशंस या उनका प्रूफ या रिकमेंडेशंस, वहां तो ऊपर तो एक फैसला है, वो फैसला है इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स का। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट ये है कि कमीशन कौन बनाता है, वो बनाना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कॉन्करेंस उसके अंदर है। अगला ये है कि बनाया किसे जाता है, उसके अंदर भी डेफिनेटली कॉन्करेंस आएगी, उसके TORs क्या होंगी वो भी उसके अंदर कॉन्करेंस आएगी। लेकिन जो अगली चीज़ है वो आना चाहिए, इसको टाइम बॉन्डेड आना चाहिए, जो असल इंपॉर्टेंट है कि विद इन टाइम जो है इसका टाइम फिक्स किया जाना चाहिए, इसकी जो भी रिकमेंडेशंस आए उसको पब्लिक होना चाहिए और अमल भी होना चाहिए, और उसके ऊपर एग्जीक्यूट होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसको डायरेक्टली ओवरसाइट भी करे, ताकि ये है कि ये चीज़ें जो है इस तरह। एक जो नुक्ता जो है कि हमारे पास 3-4 मिनट मजीद होंगे, एक बड़ा सबसे एतराज़ ये किया जा रहा है कि एक ऐसे चीफ एग्जेक्टिव को ये टास्क दिया गया है कि वो इसको कमीशन बनाए जो ख़ुद माजी में अदलिया के ऊपर असरअंदाज होते रहे, और जस्टिस क़य्यूम के साथ उनकी ऑडियो दोबारा से जो है मंजर आम पे लाई गई है और उसको डेफिनेटली क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। और दूसरा मामला जो अभी जो मुख्तलिफ कमीशन के हवालों से बात हो रही, देखें असगर खान केस हो, हामिद मीर कमीशन हो, सलीम शहजाद कमीशन हो, या ये मौजूदा जजेस का मामला हो, फ़रीक़ैन मुख्तलिफ हैं। एक जगह सियासी जमातें हैं, एक जगह मीडिया है, एक जगह अदलिया है, एक्यूज़ एक ही है। तीनों जगहों के ऊपर एक्यूज़ एक ही है कि इंटरफेरेंस कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है, धमकी है, मार धाड़ है, कुछ जगहों के ऊपर जान भी चली गई है। एक्यूज़ एक ही है। तो इसलिए इस सूरत हाल के अंदर कितना कोई ऐसा मजबूत मरबूत मैकेनिज़्म होना चाहिए कि इसका तदारुक किया जा सके।
देखिए खालिद भाई, ये सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल है ट्राइकोटमी ऑफ पावर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बता दी गई है कि जी हर इदारा एग्जेक्टिव है, अदलिया है, लेजिस्लेचर है, उनका डोमेन बता दिया गया है। उसके बाद आप असगर खान केस को देखें, आप फैज़ाबाद धरना केस को देखें, लेकिन इससे भी बेहतर अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की उस जजमेंट को देखें जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया गया था, तो ये सारी चीज़ें तो नीट एंड क्लीन क्लियर हैं, नेकेड आई से आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का सवाल पैदा होता है। इन जो कमीशन का आप सलीम शहजाद का आपने जिक्र किया, हामिद मीर कमीशन का आपने जिक्र किया, असगर खान केस का आपने हवाला दिया, फैजाबाद धरना केस के अंदर भी ये रिकमेंडेशन थी ऑलरेडी हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। मेमो गेट था, उसमें काजी साहब खुद उसको हेड कर रहे थे, उसकी रिकमेंडेशन उसकी देखें तो बड़ी उसके अंदर बहुत सी चीजें थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। तो यही इसके अंदर लेकुना ये है जिसकी वजह से लोगों के अंदर, या जो लोग ये समझते हैं चूंकि एक कंसर्न ये सिर्फ 6 जजेस साहबान का नहीं है, ये एक इदारे की बात है। हम पूरे जो स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, जो लॉयर्स हैं, जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं, सब ये चाहते हैं कि इस मुल्क की अदलिया आज़ाद हो, रूल ऑफ लॉ हो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, डेमोक्रेसी हो, ट्रू सेंस में हो, और लोग जिसको वोट दें उसका वोट निकले। चूंकि वोट देना जो है दैट इज लॉयल्टी टू वर्ड योर स्टेट। अगर आप वोट देने का फ्री एंड फेयर मौका नहीं देते और वोट आप किसी को दें और वोट कहीं से निकले, तो आप लोगों की वो लॉयल्टी जो है उसको डाइवर्ट करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये कमीशंस और कानून पे कानून बनाना भी इसका कोई हल नहीं है अनटिल अनलेस के उन रिकमेंडेशंस पे और वो तमाम जजमेंट्स, चूंकि जो आर्टिकल 189 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स जो हैं वो बाइंडिंग है तमाम इदारों के ऊपर, तो मजीद किसी लेजिस्लेशन की मैं समझता हूं कि ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन रिकमेंडेशन पे जो जजेस साहबान ने कमीशन के अंदर अपनी रिकमेंडेशन दी, ट्रू सेंस में स्ट्रिक्टो सेंसो अगर उनके ऊपर अमल दरामद हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि ये सारे ग्रीवेंस जो है ये रिड्रेस हो सकते हैं। एक आखिरी चीज जो है कि लास्ट मिनट है, मैं चाहूंगा दोनों से कमेंट ले लो। लीगल फ्रेटर्निटी को हमने माजी में देखा, इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जो कुछ हुआ या बाकी मामलात के अंदर, तो वो एकदम से मैदान में आते थे अदलिया की प्रोटेक्शन के लिए। इस दफा कहा जा रहा है कि शायद दरमियान में है, कि कंप्रोमाइज सी नजर आ रही है। इज इट करेक्ट? मैं समझता हूं कि उस वक्त एक वाहिद परवेज मुशर्रफ था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त इक़्तिदार में नहीं थी, इसलिए वो सारे यूनानिमस थे। आज हुकूमत पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की है, और जो नून के लॉयर हैं वो नून के साथ हैं, जो पीपल्स पार्टी के हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और जो बच जाते हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं और आम न्यूट्रल लॉयर्स हैं। तो इसलिए वो मेजॉरिटी और यूनानिमस उनका आना मेरा ख्याल में ये डिवीजन है। आयन कानून और अदलिया के साथ खोगर साहब कोई नहीं बचा, सारे सियासी जमातों के साथ चलेंगे। सारे ही हैं। पाकिस्तान के लॉयर्स भी हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। अब इसके अंदर बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि उस दौर के अंदर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस टारगेट थे। इस केस के अंदर ये है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस प्रोएक्टिव है और उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। तो हमें इस सिस्टम के अंदर रहते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट करना चाहिए। एक ये कहना रखनी चाहिए उम्मीद कि जो भी रिकमेंडेशंस आएँ, चाहे फैक्ट्स के ऊपर आएँ या वे फॉरवर्ड के ऊपर आए, उसको सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेंटली उसको मॉनिटर करे, ताकि ये जो इंप्रेशन बना हुआ है कि कोई कमीशन बने और उसकी रिकमेंडेशंस को ऑनर नहीं किया जाता या इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, एक हम उससे निकलें। दूसरा उसके अंदर ये है कि इसके साथ साथ भी जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं उन पर भी काम किया जाना चाहिए, जिसके अंदर ये है कि आप अपने इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करें, आप अपनी अदालतों के अंदर जजेस की तैनाती जो है उसको बेहतर करें, और तीसरा सबसे बेहतर ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हमारे जजेस ओथ लेते हैं कि हम बगैर किसी फेयर के, फेवर के और इल विल के काम करेंगे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर खड़े हों। अगर इस केस को देखा जाए तो सब ने यूनानिमसली ये कहा है कि इन जजेस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस इशू करने चाहिए थे, क्योंकि अगर आपके पास इख्तियार भी है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता भी है, और आपका चीफ जस्टिस अगर उस पर फुल कोर्ट नहीं भी बुलाता। डीसी इस्लामाबाद को सजा दे दी, एसएसपी इस्लामाबाद को सजा दे दी, लेकिन थोड़ी सी रियायत भी दे दी, लेकिन इसके बावजूद अपने ओहदों में बैठे हैं। ये एग्जेक्टिव देखें ना, उसी जजमेंट के अंदर जब उसे सजा 6 माह की दी गई थी और 4 माह की एसपी को दी गई थी, उसी के अंदर एक इनबिल्ट ऑर्डर सस्पेंशन भी था
कि जी देखिए, आपकी 30 डेज के लिए इनबिल्ट suspend आ है। गया, लेकिन एग्जेक्टिव को इखलाकन ये चाहिए था कि नहीं, एक नहीं, बंदे नहीं, के ऊपर नहीं, इल्जाम देखे ना, साबित हो रहा है, देखे, उसको उस ओहदे से हटा दिया जाए, लेकिन कानून- एग्जेक्टिव नहीं हटा नहीं, रही। नहीं, एग्जेक्टिव कानून- अपनी देखे लगता ना, है जिद पे खड़ी ना है। ना, कानून के आगे मोरालिटी नहीं स्टैंड करती। लॉ है तो लॉ चले। है। और दूसरा ये है कि इन जजेस को भी इन तमाम, मतलब हम रोज अदालतों के अंदर जाते हैं, कितनी मैल प्रैक्टिसेस या मैल एडमिनिस्ट्रेशन ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स करते हैं और वो स्कॉट फ्री निकल जाते हैं। अगर ये जजेस इसको भी स्ट्रांगली करें, और कितने लोग हैं ऐसे जिनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस इशू हो के उसे किसी नतीजे पे पहुंचाया है? क्या लॉ जो है वो सिर्फ किताब के अंदर ही मौजूद है? इन जजेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पे कंसिस्टेंट मैल प्रैक्टिस गवर्नेंस की आए, उसको सिर्फ खुद notice ले एकेडमिक लें। डिस्कशन चलें। में न लेके बहुत जाएं, शुक्रिया। उसके ऊपर एक्शन भी करें। बहुत शुक्रिया एहसान खोकर साहब आपका, और रियासत अली आज़ाद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, डेफिनेटली इदारों का एहतराम होना चाहिए, और एहतराम उसी वक्त होता है जब तमाम इदारे अपनी अपनी डोमेन में रह के ना सिर्फ काम करें बल्कि वो काम होता हुआ नज़र भी आए और आवाम उसके ऊपर एतबार करें, तो सारे मामलात खुद ब खुद ठीक हो के आगे चलने शुरू हो जाते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।